गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रूही मैडम के द्वारा क्लास 10th के बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छा से समझेंगे। तो चलिए पढ़िए रूही मैडम के द्वारा क्लास 10th का प्रथम चैप्टर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से आप लोग घर पे रह के अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर। जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए क्षारीकली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो अपने पोषण के लिए यानी जीवित रहने के लिए अपने पोषण के लिए क्षारीकली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? यहाँ ऑप्शन है परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परपोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। जी हाँ, जो भी सरीगली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं जैसे सरीगली पत्तियाँ, गोबर वगैरह, तो उनको हम मृतजीवी जंतु कहते हैं और ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी दिए गए ऑप्शन में से क्या है जो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है? यहाँ ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O यानी जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी भोजन के लिए ये चारों आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, H2O और जल, ये सभी आवश्यक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी, ये सभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भाग जिसका होता है, जो मुख्य भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण में? यहाँ ऑप्शन है हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या जड़। क्या है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरित लवक। जी हाँ, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, यानी हमारा जो वायुमंडल है इसमें CO2 का प्रतिशत कितना है? यहाँ ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, 0.003% या 0.21%। तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है, ये तो लगभग लोगों को पता होगा, 0.03%। जी हाँ, 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता, यानी कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती? यहाँ ऑप्शन है पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या CO2 का उपयोग होना। तो यहाँ पे पानी का टूटना, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें पानी जो है H2O, तो ग्लूकोज के निर्माण में पानी तो टूटता ही है। दूसरा जो ऑप्शन है CO2 का मुक्त होना। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का मुक्त होना। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन तो मुक्त होता ही है और CO2 का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला भी। ये तो होता ही है पानी का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होता है और CO2 का उपयोग भी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा CO2 का मुक्त होना, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये तो होती ही हैं, सिर्फ एक यही क्रिया है जो कि नहीं होती, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा
अमीबा जो कि एक सूक्ष्मदर्शी जंतु है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, चूंकि यह एक कोशिकीय प्राणी है, तो इसमें पूछा गया है कि ये भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है। यहाँ ऑप्शन है कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी जिसे खाद्य रसधानी भी कहते हैं, या केंद्रक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद, यानी अमीबा जो है वह जिधर भोजन होता है उधर ही अपना कूटपाद बना लेता है, चूँकि उसका जो आकार है वह परिवर्तनशील है और जिधर भोजन होता है उसी ओर वह अपना कूटपाद बनाकर भोजन को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा लेता है। तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण अपने कूटपाद के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस होल द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, यानी किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है वह ग्रास नली से जुड़ी होती है। यहाँ ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, या इनमें से कोई नहीं। तो मल द्वार तो होगा ही नहीं, मल द्वार तो होगा ही नहीं, कंठ द्वार भी नहीं होगा, और निगल द्वार, जी हाँ निगल द्वार इसका आंसर हो जाएगा। हमारी जो ग्रसनी होती है वह ग्रास नली से निगल द्वार के द्वारा जुड़ी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रहणी भाग है किसका, यानी ग्रहणी किसका भाग है। तो मुख गुहा का, यहाँ ऑप्शन है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, या बड़ी आंत का। तो ये मुख गुहा का भी नहीं होगा, आमाशय का भी नहीं है, बड़ी आंत का भी नहीं है, ये है छोटी आंत का। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, यानी जो आमाशय से निकलता है छोटी आंत का पहला भाग, उसी को हम ग्रहणी कहते हैं, जिसमें अग्नाशय का जो भी पाचक एंजाइम है वो आता है, यकृत से पित्त आता है, ये सभी पाचक एंजाइम जो भी हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन हो पाता है, ये सभी ग्रहणी में ही आते हैं, जो कि छोटी आंत का पहला भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है, यानी दिए गए जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें क्या है जो स्वपोषी करने में सक्षम होते हैं। स्वपोषी पौधे यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, स्थान परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थान परिवर्तन तो होता ही नहीं, आप लोग किसी भी पौधे को स्थान परिवर्तन करते हुए नहीं देखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं, स्वपोषी पौधों में रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं भी। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जो भी स्वपोषी पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस ऊर्जा में होता है, यानी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन किस रूप में करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या इन सभी। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं होगा, पेशीय ऊर्जा भी नहीं होगा, और इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, इनमें सभी सिर्फ रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। वायुमंडल में पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं उसकी कौन सी संरचना है जो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा, रंध्रों द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र द्वारा। जी हाँ, पत्तियां जो हैं वह वायुमंडल से CO2 रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं, यानी जीव शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं,
तो उनका अनुरक्षण किनके द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जैव प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ हरे पौधों में होता है, तो ये भी नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगा, या कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे हो जाएगा जैव प्रक्रम, यानी जीवों का अनुरक्षण, उन जीवों का अनुरक्षण जिन प्रक्रियाओं द्वारा होता है वे सारी प्रक्रियाएं, जैसे उत्सर्जन, भोजन का पाचन, रक्त परिवहन, जनन, ये सारे जो प्रक्रम हैं इन सब को मिलाकर हम जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? यानी हरे पौधों की वह कौन सी संरचना है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है? यहाँ ऑप्शन है जाइलम, क्लोरोफिल, जैव प्रक्रम या प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों की जो संरचना है वह है क्लोरोफिल, जो कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता जिसमें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यह मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यहाँ हमारे ऑप्शन है 6 से 7 मीटर, 8 से 9 मीटर, 8 से 10 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। जी हाँ, 8 से 10 मिनट मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, यानी आहार नाल का मतलब जहाँ जहाँ से होकर हमारा भोजन गुजरता है उसको आहार नाल कहते हैं। तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के आमाशय की दीवार से कौन सा रस स्रावित होता है? यानी वह कौन सा रस है जो मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होता है? यहाँ ऑप्शन है जठरस, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है जठरस, इंसुलिन, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के लैंगरहेंस द्वीप द्वारा स्रावित होता है, ये आमाशय की दीवार से स्रावित नहीं होता। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा जठरस। ठीक है, ये HCl स्रावित करता है आमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। इस जठरस ये आमाशय की दीवार से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी यानी कह सकते हैं जो बेकार है, वह कौन सा अंग है जो कि बेकार है या अवशेषी अंग है? हाथ, नाक, बाल या अपेंडिक्स, इन चारों में से कौन अवशेषी अंग है? तो हाथ की तो आवश्यकता सभी जो भी जंतु हाथों से अपने काम करते हैं उनके लिए हाथ आवश्यक है, नाक भी आवश्यक है और बाल भी आवश्यक है। यहाँ है अपेंडिक्स, जिसकी आवश्यकता जीवों को नहीं होती, बल्कि ये एक बेकार अंग है, क्योंकि कभी खाना खाते वक्त या किसी भी छींकते वक्त या शरीर की किसी भी क्रियाओं के द्वारा अगर कभी कोई अनाज का टुकड़ा अपेंडिक्स में चला जाए तो ये इसमें मवाद बनने लगता है, वो सड़ने लगता है और अंत में पॉइजन का रूप ले लेता है। अगर ये फट जाए तो व्यक्ति मर जाता है। इसलिए अगर कभी भी आहार नाल में किसी अंग का ऑपरेशन हो तो इसको काट कर निकाल दिया जाता है। अतः ये एक बेकार अंग है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं? यानी दिए गए जो भी ऑप्शन हैं उनमें से क्या है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो ये तो आवश्यक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी सभी क्या है? आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं? पोषण की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं? तो पोषण यहाँ ऑप्शन है स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण ये दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। चलिए ये दोनों तो ठीक ही है, इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण और परपोषण। तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? यानी जीव शरीर में, मानव शरीर में जो छोटी आंत होती है मानव शरीर में, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो नाम तो छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। जी हाँ, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत या अग्नाशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, या जिसे हम लीवर भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या कमेंट